नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कि नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि समान नागरिक संहिता को भारत में क्यों लागू करवाया जाना चाहिए, यानी ये महत्वपूर्ण क्यों है। और उसके अलावा अंत में हम ये समझेंगे कि समान नागरिक संहिता को भारत में लागू करवाने में कौन कौन सी चुनौतियां आड़े आ रही हैं। तो बड़े विस्तार से इस मुद्दे को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में किया गया है। ये एक डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक ये है। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44, इसमें क्या लिखा गया है उसको समझ लीजिए। तो अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक सिविल कोड की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राज्य संपूर्ण, राज्य यानी भारत सरकार, संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों हेतु एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगा। तो एक एक करके एक एक पॉइंट हम देखना शुरू करें। उससे पहले मैं एक आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस चीज का देना चाहूंगा, ताकि आप मेरी बात ठीक प्रकार से समझ पाएं और उसके अलावा जो है समान नागरिक संहिता को भी आप ठीक प्रकार से समझ पाएं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 1857 में एक बहुत तीव्र और दमदार क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने की। उसके कारणों की जब समीक्षा की गई कि भारतीयों ने क्यों जो है विद्रोह किया, अंग्रेजों ने जब किया, तो उसमें बहुत सारे कारण है। हिस्ट्री में हम बड़े डिटेल में उसको पढ़ते हैं। तो उसमें से अंग्रेजों ने कुछ कारण जो है धार्मिक भी पाया। जैसा कि आप जानते हैं 1857 के पूर्व जो है अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद किया। उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह की इजाज़त दे दी। पहले हिंदू धर्म में विधवाओं को विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। उसके अलावा जो है विवाह करने का उन्होंने एक उम्र तय कर दिया कि 12 वर्ष का जो है बालक होगा तो उसका विवाह होगा। इन सब चीज़ों को भारतीयों ने जो है इस नज़रिए से देखा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने वाले ये अंग्रेज होते कौन हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें एक धार्मिक एंगल भी था। और वो क्या था कि हमारे धर्म में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये विधवाओं का पुनर्विवाह की इजाजत दे रहे हैं, ये सती प्रथा को बंद कर रहे हैं, ये जो है लड़के और लड़कियों के विवाह का उम्र तय कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद 1857 की क्रांति जब हो गई, उसे दबा दिया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने एक जो है स्थिति तय कर ली कि हम जो है किसी तरह का धार्मिक और सामाजिक सुधार भारतीय समाज में नहीं करेंगे। ये 1857 के बाद एक घोषित अंग्रेजों की नीति हो गई कि भारतीय अपना जो है व्यवस्थाएं देखें, हम इनके धार्मिक चीजों में, इनके सामाजिक चीजों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती रही। और जब 1947 को भारत आजाद हुआ तो यहाँ आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड और जो है सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तो आपराधिक मुकदमों के लिए चल रहे थे, लेकिन कुछ निजी विषयों के लिए जैसे विवाह, जैसे तलाक, जैसे गोद लेना, जैसे उत्तराधिकार,
जैसे संपत्ति का बंटवारा, इन सब विषयों में सारे धर्मों के अलग अलग कानून थे, जिन्हें पर्सनल लॉ कह सकते हैं आप, उन जो है धर्मों के निजी कानून या सिविल कानून जो भी आप कहें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कानून भी एक साथ चल रहे थे। तो आपराधिक मामले में सारे देश में एक कानून सब पे लागू होने वाला आज भी है, और जो निजी विषय थे, तलाक, विवाह, संपत्ति का बंटवारा, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, इनमें अलग अलग व्यवस्थाएं थी। यानी हिंदुओं का एक अपना जो है पर्सनल लॉ, मुसलमानों का एक अपना पर्सनल लॉ, पारसियों का एक अपना पर्सनल लॉ, ईसाइयों का एक अपना पर्सनल लॉ, ठीक है। तो आजादी तक ये व्यवस्था चलती रही, सबका अलग अलग पर्सनल लॉ रहा। लेकिन जब भारत का संविधान बनने लगा तो वहां एक विचार ये आया कि एक जो है भारत के लीगल फ्रेम में, अब देश आजाद हो गया, हम अपना कानून बना रहे हैं, तो एक लीगल फ्रेम में जहां की समानता की बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे में अलग अलग निजी कानूनों के रहने का क्या औचित्य है, और इसलिए कहा गया कि सबके लिए एक कानून जो है बनाया जाए, यानी समान नागरिक संहिता बने, एक नागरिक संहिता बने, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं, उसको लाया जाए। अंबेडकर जी इस पक्ष के थे और वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि इसको लाया जाए। हालांकि समान नागरिक संहिता की जब बात हुई तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मुसलमानों का विरोध जो था वो बहुत तीव्र था, और इधर जो है अंबेडकर जी का और नेहरू जी का जो आग्रह था वो कमजोर होने लगा। तो ये लोग कहे कि नहीं, केवल अभी जो हिंदुओं के कानून हैं, जो हिंदुओं का पर्सनल लॉ है, उसमें सुधार किया जाए और मुसलमानों को अभी न छेड़ा जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान बना है और मुसलमान जो है इसी तरह से डर में है कि मतलब एक हिंदू राष्ट्र में वो रुक गए हैं, और ऐसे में मुसलमानों का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यानी जिसे शरीयत कहते हैं, उसको चलने दीजिए, हिंदुओं के जो है निजी कानूनों में सुधार करिए। तो वहीं ये मुद्दा रुक गया कि समान नागरिक संहिता नहीं लागू होने वाली है, ठीक है। ये प्रबल विरोध हुआ, मुसलमानों ने कहा कि इस प्रकार से जो है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा, क्योंकि उनका जो शरीयत है वो जो है 1400 साल पुराना है, वो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, और ऐसे में जो है ये समान नागरिक संहिता का जो सपना देखा गया ये रास्ते में ही अटक गया, और इसे एक डीपीएसपी बना करके संविधान के अनुच्छेद 44 में डाल दिया गया। जैसा कि अगर आप जानते हो तो आपको पता है कि डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, यानी कि डीपीएसपी को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, और आप ये नहीं कोर्ट में कह सकते कि नहीं समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ठीक है। ये एक प्रकार का निर्देश है कि सरकार को जो है इसको लागू करवाना चाहिए, ठीक है। जैसे गौ हत्या प्रतिबंध, शराबबंदी, ये सारी भी, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। तो हमें क्या जो है पता चला कि कहानी ये थी कि समान नागरिक संहिता जो है का जो प्रयास हुआ वो लागू नहीं हुआ, और केवल हिंदुओं के पर्सनल लॉ में बदलाव करने का सरकार ने बीड़ा उठा लिया। मुसलमानों को, ईसाइयों को, पारसियों को सरकार ने पीछे छोड़ दिया, और केवल हिंदुओं के जो पर्सनल कानून थे उनको बदलने का संकल्प ले लिया, ठीक है। तो अब उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आप ये समझ लीजिए कि समान नागरिक संहिता है क्या, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हालांकि मैंने आपको समझा ही दिया है, तो एक बार इससे देख लीजिए। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है धर्म से परे जाकर के सभी नागरिकों हेतु एक समान सिविल कानून, ठीक है, एक समान नागरिक कानून। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों का अलग अलग अपना अपना निजी कानून था। किन किन विषयों के लिए निजी कानून था? तो विवाह के लिए, तलाक के लिए, गोद लेने के लिए, उत्तराधिकार आदि के लिए। बाकी आपराधिक प्रक्रिया सबकी एक थी, ठीक है। जो कानून मुस्लिम के लिए वही कानून हिंदू के लिए, वही कानून पारसी के लिए, वही कानून सिख के लिए, वही कानून ईसाई के लिए, आपराधिक पूरे मामलों में। लेकिन इन विषयों में जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार में अलग अलग कानून जो है
हर धर्म का अपना अपना था। ठीक है, तो दूसरे धर्मों में, इसको समझ लीजिए, दूसरे धर्मों में अलग अलग धर्मों के लिए दूसरे अर्थों में, धर्म में बोल दिया, दूसरे अर्थों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानूनों की जगह एक सिविल कानून। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता हम कब कहेंगे? जब हिंदुओं के लिए भी विवाह का वही नियम हो, जब मुसलमानों के लिए भी वही नियम हो, जब सिखों के लिए, पारसियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए इन विषयों में एक ही नियम हो। जैसे आप जानते हैं कि हिंदू एक विवाह कर सकता है, एक पत्नी रख सकता है, दूसरा करेगा तो वो जो है आपराधिक एक्ट हो जाएगा, लेकिन मुसलमान जो है कई शादियां कर सकता है। मुसलमान जो है तलाक 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 बोल देगा तो तलाक हो जाएगा। हिंदुओं में ऐसा कोई मामला नहीं है, जो है इस तरह की बातें। ठीक है, तो सबके लिए एक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबके लिए एक नागरिक संहिता। और किन किन विषयों पर यह मुख्यतः? तो विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा है, एक एक पॉइंट मैं समझा दिया हूं, तो यहां लिखा है तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं, आपको क्लियरिटी रहेगी। तो वर्तमान में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून मौजूद हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लिए हिंदू सिविल कानून। तो इसे अभी पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें कैसे कैसे चल रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हिंदू कोड बिल लाया गया, तो उसी के अंतर्गत जो है ये सिख, बौद्ध और जैन धर्म को ये माना गया कि ये हिंदू धर्म से निकला है और सिमिलर नेचर के ये धर्म है, तो इनके लिए एक कानून बना दिया गया, हिंदू सिविल कानून। ठीक है, और मुस्लिम के लिए जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, रोज न्यूज़पेपर में आप सुनते होंगे। यही कहानी ईसाई और पारसी समुदाय के लिए है। ठीक है, आजादी के पश्चात समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास किया गया, किंतु मुस्लिमों के तीव्र विरोध के बाद यह संभव नहीं हो पाया और तब से ही यह विषय कभी भी ना छुआ जाने वाला विषय बन गया। ठीक है, तो आजादी के समय जैसा कि मैंने बताया प्रयास हुआ, तीव्र विरोध हुआ, और उसके बाद आज इतने वर्ष हो गए हैं आजादी के, लेकिन अभी भी ये समान नागरिक संहिता भारत में एक स्वप्न ही बनकर के रह गई है। इसीलिए मैंने लिखा है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से, कुछ लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये जो मुद्दा है समान नागरिक संहिता का, वो क्या बन गया है? कभी ना छुआ जाने वाला विषय। कोई इसको टच करना नहीं चाहता। हालांकि बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो में ये लिखती है कि समान नागरिक संहिता हमें स्थापित करनी है देश में, लेकिन फिर भी कोई पहल अभी नहीं दिख रही है। 3 तलाक का मुद्दा है, उसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे तो और बात करेंगे। ठीक है, तो कभी ना छुआ जाने वाला ये विषय बन गया। आजादी के बाद से तो इसे छुआ नहीं ही गया है कम से कम। अब आगे अगर इसे छुआ जाए तो अलग बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। अब किन कारणों से, जो ऐतिहासिक कई गलतियां हुई हैं उसमें से इसको आप मान सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के पर्सनल कानूनों में जो है सुधार करने के लिए, या आप सुधार कहें या बदलाव कहें, जो भी शब्द उपयुक्त लगे, यहां पर जो है काम हुआ। और हिंदू कोड बिल, ये डॉक्टर अंबेडकर का जो है सबसे पसंदीदा विषय था कि हिंदू कोड बिल जो है लाना है, उसका ड्राफ्ट उन्होंने बनाया। हालांकि बहुत विरोध हुआ देश में, करपात्री जी महाराज इस विरोध के प्रमुख चेहरे बने रहे, आंदोलन खूब तगड़ा हुआ और अंततः जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा अंतरिम सरकार में। उसके बाद फिर जो है आम चुनाव हुए, और आम चुनाव होने के बाद जो है 1951-52 में हुए। अंबेडकर जी उस समय जो है दक्षिणी मुंबई, जो आज की सीट है, उस समय उसका नाम था बॉम्बे, वहाँ से चुनाव हार गए। तो जिन्होंने इसका पूरा मामला बनाया था वो इसे पारित करते समय नहीं रहे। तो 1955 और 56 में 4 सेपरेट अधिनियम लाए गए, 4
अलग अलग कानून लाए गए। एक बार में हिंदू कोड बिल नहीं पास किया गया, अलग अलग जो है कानून लाए गए और इन्हें जो है पारित किया गया। तो पहला क्या आया, यहां यह बात समझिए कि जो है केवल अब हिंदू और जो है सिख, बौद्ध और जैन की बात हो रही है, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो था आजादी से पहले वो आज भी है, अभी भी है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो ठीक है, यहां लिखा हालांकि हिंदू निजी कानूनों में सुधार हेतु हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसे व्यापक विरोध के बाद 4 अलग अलग कानूनों के माध्यम से लागू किया जो निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये लाया गया। अब जैसे इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे जो आजादी से पहले की सोच थी सनातन तक, मतलब जो है प्राचीन काल से, उसमें यह थी कि हिंदुओं में यह माना जाता है कि विवाह जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, कम से कम 7 जन्म का तो है ही, और ऐसे में जो है तलाक की कोई बात ही नहीं थी, तलाक नहीं लिया जा सकता। तो इस हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की व्यवस्था की गई, बहुत सारी बातें बताई गई जो है कि इन आधारों पे तलाक हो सकता है, जो है उसके अलावा जो है विवाह का उम्र तय किया गया 21 और 18। हो सकता है कि आपको जानकर आश्चर्य हो, लेकिन 18 और 21 वर्ष उम्र की ये जो बाध्यता है ये किसी मुस्लिम पर लागू नहीं होता। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदुओं में बहु विवाह व्यवस्था को समाप्त करके क्या कर दिया गया कि एक व्यक्ति की एक ही पत्नी होगी, ठीक है। तो ये सारे बदलाव जो है किए गए। उसके अलावा द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार का क्या अधिनियम होगा उसको लाया गया जो है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 आया, हिंदू अल्पवयस्क और संरक्षण अधिनियम। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 आया, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम आया, ठीक है। ये इन सारे अधिनियमों के द्वारा जो है हिंदू धर्म के जो पर्सनल कानून थे उनमें बदलाव किया गया, और ये बदलाव जो है सिख, बौद्ध, जैन धर्मों पर भी लागू हुआ, लेकिन जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो अब जो है हम इस मुद्दे को समझना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है, वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी। तो इसको हमें समझना है, तो कुछ मुद्दे हमने लिखे हैं, एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यह अनुच्छेद, यह यानी समान नागरिक संहिता, यहां कामा लगा लीजिएगा, ठीक है। यह अनुच्छेद 14, यह कामा अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समता, हमें क्या बताया गया है कि देश के सभी नागरिक विधि के समक्ष क्या है, समान है। उसके बाद अनुच्छेद 15, इसमें क्या कहा जाता है, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। तो किसी के साथ जो है धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही 15 कहता है। लेकिन जो है यहां क्या है कि हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून, ये मामला है। जबकि होना क्या चाहिए कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हिंदू अगर दूसरा विवाह करेगा तो आपराधिक कृत्य हो गया, लेकिन मुसलमान जो है 4 शादियां कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो है कुछ हिंदू मुसलमान बन करके विवाह करते हैं ताकि वो जो है इस चीज से बच सके, ठीक है। तो अलग अलग हो गया, तो 15 और 14, 15 का विरोधी हो गया, अलग अलग कानून, और समान नागरिक संहिता इसकी समर्थक हो गई। विधि के समक्ष समता भी सुनिश्चित होता है समान नागरिक संहिता से। और उसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 में जो जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है उसके भी अनुकूल है। तो यानी 15, 21 और 14 के अनुकूल जो है क्या है, समान नागरिक संहिता। अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो इन सब का दायरा और बढ़ेगा, इन अनुच्छेद का सही मायने में ये अनुच्छेद खुद को परिभाषित कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा तर्क जो है
उसके अलावा सेकेंड पॉइंट, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है। यही ना बताया जाता है कि विधि का शासन है, कानून का शासन है, ठीक है। ऐसे में आपराधिक मामलों में जब सभी धर्मों के लिए एक कानून है, तब सिविल मामलों में अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? तो हम जानते हैं कि देश में जो है आपराधिक मामलों के लिए एक कानून है, चाहे आप ईसाई हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, एक कानून है। तो सिविल मामलों के लिए अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? एक कानून होना चाहिए। जब भारतीय संविधान विधि के शासन की बात करता है तो अलग अलग क्यों होना चाहिए? उसके अलावा इससे देश में समानता का भाव बढ़ेगा। अगर समान कानून होगा तो देश में समानता का भाव बढ़ेगा और इसके साथ ही विभिन्न धर्मों में एकता की भावना आएगी। अभी जो है इनके जो कानून हैं वो अलग अलग हैं, अगर ये सब एक हो जाएगा तो जो है एकता का भाव आएगा। इसके अलावा अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं और ऐसे में जो है न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब हिंदू के लिए अलग हिंदू कोड बिल और वो पूरे 4 अधिनियम देखिए, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ देखिए, ईसाइयों के लिए ईसाई पर्सनल लॉ देखिए। तो ये सब क्या है? इससे न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है। एक कानून रहेगा सबके लिए तो न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। ये तर्क आपको जो है समझ में आया होगा। आगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में कानून और धर्म एक दूसरे से अलग होने चाहिए, ठीक है। तो भारत को क्या कहा जाता है? भारत एक सेकुलर कंट्री है और भारत जब सेकुलर कंट्री है तो देश का कानून एक तरफ होना चाहिए और धर्म दूसरी तरफ होना चाहिए। दोनों को मिक्स आप नहीं कर सकते। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं तो ऐसे में जो है सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना चाहिए। फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या सिख, स्टेट के लिए, सरकार के लिए, कानून के लिए सारे लोग क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए पहले, फिर बाद में वो जो है हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धर्म से परे जाकर के समान व्यवहार करना चाहिए और इसलिए जो है समान नागरिक संहिता हो। इससे बहुविवाह, 3 तलाक आदि कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। तो हम जानते हैं कि बहुविवाह जो है 3 तलाक का पूरा मुद्दा जो है पिछले 2 सालों से जो है मीडिया में छाया हुआ है। उसको अगले लेक्चर में बड़े डिटेल में हम समझेंगे 3 तलाक का मुद्दा जो है क्या है। तो ऐसी जो कुप्रथाएं हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं उनको जो है समाप्त कर दिया जाएगा समान नागरिक संहिता जब लागू होगी, ठीक है। अब देखिए हिंदुओं में भी ऐसी कुप्रथाएं थी लेकिन उनका समाधान जो है आजादी के तुरंत बाद हो गया, 1955-56 में ही हो गया, ठीक है। उसके अलावा साहबानो केस 1985, ये साहबानो केस भी हम अगले लेक्चर में समझेंगे। साहबानो केस 1985 तथा अन्य कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की जरूरतों पर बल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं, देश में जो है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और ये आप इसको एक तर्क के रूप में भी रख सकते हैं कि गोवा राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। जिसकी हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की, वो गोवा राज्य में लागू है। तो इसके पक्ष में ये तर्क है कि भाई एक राज्य में अगर लागू हो गया है भारत के तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू हो सकता, ठीक है। तो आगे जो है समान नागरिक संहिता लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या रास्ते में रोड़े हैं, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मुस्लिम समाज जो है बहुत तेजी से विरोध कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और उसका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक प्रकार से उसके धर्म में हस्तक्षेप है। क्या लिखा है? तो मुस्लिम समाज इसका व्यापक विरोध कर रहा है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 25, ये सब आर्टिकल में क्यों शामिल कर रहा हूं मैं, बहुत इसे आसानी से आपको समझा के निकल जाता, इसलिए कि जब जो है आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन तर्क को जो है अगर आप संवैधानिक आयामों से बताएंगे तो जो है आपका उत्तर मजबूत बनेगा। हालांकि आप लोग हमेशा कहेंगे कि मेरा लेक्चर लंबा होता है, लेकिन लेक्चर की समाप्ति के बाद आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग जाती होगी उस विषय पर जो है पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलने की। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं अपने प्रयासों में सफल हूं। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 25
जो है क्या कहता है अनुच्छेद 25 कि धर्म को मानने, अभ्यास और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, यही कहता है। और 2 बार लिख दिया गया, ठीक है। तो मुस्लिम समाज इसका व्यापक विरोध कर रहा है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 35 का उल्लंघन बता रहा है कि भाई ये जो समान नागरिक संहिता है ये अनुच्छेद 25 का विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि जो है अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने, अभ्यास और प्रचार करने की किसी को भी स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म के लोगों को, ठीक है। और ऐसे में उनका कहना है कि ये जो उनका निजी कानून है जिसे शरिया कहते हैं, जो पर्सनल लॉ है जो है मुसलमानों का, उसे शरिया कहते हैं, तो उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है और जो 1400 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो इस आधार पर यह कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक जो है स्वतंत्रता को सरकार जो है छीन रही है, ठीक है। साथ ही वो अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की तरह देख रहा है। कौन देख रहा है? मुसलमान देख रहे हैं कि सरकार जो है उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। आगे उनका यह तर्क है कि मुसलमानों का कहना है कि उनके निजी कानून यानी शरिया उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है जो 1400 वर्ष पुराने हैं, अतः समान नागरिक संहिता लागू करके उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। तो उनके धार्मिक मामलों में जो है हस्तक्षेप न किया जाए जो है इसे लागू करके। और जो है मुसलमानों का यह कहना है कि ये जो है समान नागरिक संहिता सभी धर्मों पर हिंदू धर्म को थोपने की साजिश रची जा रही। यहां एक बात आप समझ लीजिए कि मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि हिंदुओं के जो प्राचीन कानून थे उन सबको 1955-56 में बदल दिया गया है। तो समान नागरिक संहिता का जो पूरा मामला है उसका विरोध हिंदुओं की तरफ से जो है नहीं, क्योंकि वो तो ये मान रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में तो आपने हस्तक्षेप किया। उस समय विरोध क्यों हो रहा था? इसीलिए कि हमारे धर्म में तो आपने हस्तक्षेप कर लिया, आपने जो है हमें हमारे धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनको बदलकर आपने जो है एक अलग जो है अधिनियम लागू कर दिया, उसके द्वारा हमें शासित कर रहे हैं। तो फिर जो है मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल लॉ क्यों दे रहे हैं? तो बहुसंख्यक जो समाज है हिंदू, वो ये चाहता है कि नहीं समान नागरिक संहिता है, अलग अलग क्यों व्यवहार होगा, मुसलमान के साथ हिंदू के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों होगा, एक व्यवहार हो। उसके अलावा क्या दिक्कत है? चुनौती की वोट बैंक की राज्य नीति में यह मुद्दा बुरी तरह फंस गया। तो इस समय यह मुद्दा जो है, जैसा कि मैंने लिखा था कि कभी ना छू जा सकने वाला मुद्दा बन गया, वोट बैंक की राजनीति में जो है बुरी तरह से ये फंस गया है। अब जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसा दल है जो कि ये कह रहा है कि नहीं समान नागरिक संहिता जो है को लागू करवाना हमारा जो है कर्तव्य है, वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां हैं जो कि इसके विरोध में बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के विरुद्ध साजिश कर रही है। और मुसलमान नेताओं का ये कहना है कि ये जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, ये हिंदू राज लाने का भारत में प्रयास हो रहा है, ये इस तरह का जो है तर्क है। तो ऐसे में हमें ये समझ में आता है इन सब चीज़ों को लेकर के कि जो है इसके लिए बहुत मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिए, समाज से एक व्यापक बात होना चाहिए, उसके बाद समान नागरिक संहिता जो है लागू की जा सकती है। और जहां तक हम बात करें इसके लाभ की, तो हानि की अपेक्षा लाभ इसके बहुत अधिक हैं। समान नागरिक संहिता के लाभ बहुत सारे हैं और निश्चित रूप से जिस देश में विधि का शासन हो, जो देश धर्मनिरपेक्ष हो, वहां जो है अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून तो निश्चित रूप से नहीं ही होने चाहिए। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई समान नागरिक संहिता पे, तो आप 3 तलाक आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये लेक्चर जैसा भी लगा हो उस हिसाब से इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।